कांग्रेस है वो सिर्फ एक नेता की पार्टी है, एक जाति की पार्टी है, उसको तोड़ने का भी तो सफ़ीदों से बहुत अच्छी खासी लीड, जो 45,000 की लीड को ख़त्म करते हुए यहाँ सतपाल ब्रह्मचारी अच्छी खासी लीड के साथ सफ़ीदों हल्के से जीत करने की चेहरे को कांग्रेस ने टिकट दी है जो पहले कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे। जो बंसीलाल के सपोर्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे? किरण चौधरी जी को यदि आप चुनाव मैदान में आना चाहते हैं तो आपको चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, परंतु किरण चौधरी अपने लिए नहीं, अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए। और कुछ किसान तो बल्कि दिल्ली हेडक्वार्टर भी पहुंच गए थे, कांग्रेस हेडक्वार्टर भी, और उन्होंने विरोध भी किया था। अगर ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलती है तो वो जैसे बीजेपी कैंडिडेट्स का विरोध कर रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह का भी विरोध होगा, क्योंकि जब 3 कृषि कानून बने थे उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर मार्च यात्रा भी की थी किसानों के खिलाफ, और उस कानून को बनाने में उन्होंने हस्ताक्षर भी किए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत सिंह। कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, घोषणा हो चुकी है। 8 सीटों पर गुड़गांव लोकसभा को छोड़ करके अब सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, जो इस प्रकार हैं। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह, हिसार से जेपी, अंबाला से वरुण चौधरी, करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सिरसा से कुमारी शैलजा, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह। अब सब ये जानना चाहते हैं कि क्या जो कांग्रेस ने प्रत्याशी जनता को दिए हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हरा पाएंगे या नहीं। बात करने के लिए मेरे साथ हैं जोगिंदर कथुरिया जी, उनसे हम जानेंगे जो ये प्रत्याशी उतारे इनका बैकग्राउंड और जो समीकरण, क्या समीकरण रहा कांग्रेस हाईकमांड के दिमाग में जो उन्होंने इन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। बात करते हैं जोगिंदर। तो कथुरिया साहब, अब बताएं कि अब कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो सबके सामने है, तो कांग्रेस के दिमाग में क्या रहा, कौन से समीकरण रहे जो इन प्रत्याशियों को उतारा? देखो, जो सबसे पहले कांग्रेस ने 8 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, पूरे प्रदेश में 2 मैसेज देने का काम किया है जी, कि नेता के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड और फुल फ्लैग चार्ज हरियाणा का सौंपा गया है, और नॉन जाट कम्युनिटी को भी बराबर तवज्जो दी गई है, उम्मीद से ज़्यादा तवज्जो दी गई है। क्योंकि जहाँ तक जाट समुदाय से बात है, सिर्फ 2 प्रत्याशी हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश जेपी हिसार लोकसभा से। तो जो सोशल इंजीनियरिंग जिस पर आजकल भाजपा अच्छे से काम करती थी, कांग्रेस ने भी कड़े कदम उठाते हुए श्रुति चौधरी और ब्रिजेंद्र सिंह जैसे नामों को दरकिनार करते हुए, कुलदीप शर्मा जैसे नामों को दरकिनार करते हुए सर्वे आधारित लिस्ट जनता के सामने उतारे हैं। प्रत्याशी जो लिस्ट जारी की है वो सर्वे आधारित है। जो भी प्रत्याशी उस लोकसभा से सर्वश्रेष्ठ बेस्ट हो सकता था, उस प्रत्याशी को टिकट दी गई है। अब जो कांग्रेस अपना पिछली रूढ़िवादी नीतियां हैं जो पहले प्रचलन में थी कि जो इनके करीबी होते थे उन्हें टिकट दी जाती थी, उस रूढ़िवादिता को ख़त्म करते हुए कांग्रेस ने सर्वे आधारित लिस्ट जनता के सामने। कथुरिया साहब, इसमें इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है कि इस बार लोकसभा चुनाव में ना कोई बंसीलाल परिवार से मैदान में है और ना ही कोई भजनलाल परिवार से। भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के परिवार, भजनलाल परिवार से किसी को भी मौका नहीं दिया और कांग्रेस ने बंसीलाल परिवार से किसी को मौका नहीं दिया। श्रुति चौधरी कांग्रेस से भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट की दौड़ में थी और उधर से खुद कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो नाराज़ भी चल रहे हैं उनकी टिकट कटने से। सिर्फ चौटाला परिवार से
जो जेजेपी की तरफ से और आईएनएलडी की तरफ से और बीजेपी ने भी रणजीत चौटाला पर दाव लगाया है। देखो, देवीलाल परिवार से तो 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। अभय सिंह चौटाला खुद कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर से रवि चौटाला की धर्मपत्नी सुनैना चौटाला आईएनएलडी की टिकट पर हिसार से प्रत्याशी हैं। नैना चौटाला जो कि अजय चौटाला की धर्मपत्नी और दुष्यंत चौटाला की माता हैं, वो भी चुनाव मैदान में है हिसार लोकसभा क्षेत्र से। हिसार लोकसभा क्षेत्र से देवीलाल के सुपुत्र रणजीत चौटाला भाजपा की टिकट पर चुनाव मैदान में है। तो देवीलाल परिवार से तो 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। और बंसीलाल परिवार से मुझे याद है 1977 से 2019 तक केवल बीच में अगर 1996 जब हबीबा की टिकट पर और किसी को प्रत्याशी बनाया गया था, बंसीलाल परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं रहा। अदरवाइज़ 1977 से 2019 तक हर चुनाव में बंसीलाल परिवार का प्रतिनिधित्व रहा है। इसी प्रकार भजनलाल परिवार का भी, भजनलाल परिवार से स्वयं भजनलाल जी फरीदाबाद से भी सांसद बने, करनाल से भी सांसद बने। भजनलाल परिवार से कुलदीप बिश्नोई जी भिवानी से सांसद बने। उसके बाद भजनलाल जी और कुलदीप बिश्नोई जी दोनों हिसार से सांसद रहे हैं। जिस समय उनका डेथ हुई उस समय वो हिसार से एमपी थे। उसके बाद बाईपोल हुआ और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई वहाँ से सांसद बने। हाँ, तो बिल्कुल उनका अच्छा खासा प्रभाव हरियाणा की राजनीति में रहा है। अपने टाइम पे भजनलाल को हरियाणा की राजनीति का पीएचडी कहा जाता था। जी, तो जो कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे हैं, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड और क्या समीकरण रहे जो कांग्रेस ने उतारे हैं, इसमें 2 बातें जो आपने मुख्य बात की, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड और दूसरा जो नॉन जाट से जातियां हैं उनसे पूरी तवज्जो उनको दी गई है। क्योंकि एक जो नैरेटिव बीजेपी बनाने की कोशिश करती है कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ एक नेता की पार्टी है, एक जाति की पार्टी है, उसको तोड़ने का भी शायद ही एक तरीका हर समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है। रविदासिया समाज से 2 प्रत्याशी कांग्रेस की टिकटों पर चुनाव में, वो तो रिजर्व सीट्स हैं, प्रतिनिधित्व मिला। अभी वरुण मुलाना जी और कुमारी शैलजा जी दोनों रविदासिया समाज से हैं दोनों। उसके बाद गुर्जर समाज से महेंद्र प्रताप जी जो 5 बार के विधायक और 2 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्हें फरीदाबाद लोकसभा से चुनाव मैदान में तो ये बताइए, जो कृष्णपाल गुर्जर है बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, एमपी तो फरीदाबाद से लगातार वो बनते आ रहे हैं, तो जो प्रताप सिंह जी जिनको उतारा है उनकी क्या बैकग्राउंड है, क्या खासियत है जो कांग्रेस ने उन पर बैठ किया है? देखो, वो साफ और स्वच्छ छवि के 79 ईयर्स के वयोवृद्ध कांग्रेस के नेता हैं। 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार वो कैबिनेट में मिनिस्टर, 2009 से 14 तक भी वो मंत्री रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। और गुर्जर समाज को प्रतिनिधित्व भी मिला है। अब जो गुर्जर समाज में एंटी इनकम्बेंसी थी कृष्णपाल गुर्जर के प्रति, उसका फ़ायदा महेंद्र प्रताप जी को आसानी से मिल पाएगा। यदि और किसी जाति से वहाँ प्रत्याशी होता तो फिर भी अपनी जो जाति से, हरियाणा में जो प्रचलन है अपनी जाति के प्रत्याशी को ज़्यादा वोटिंग करते हैं लोग, तो वो फ़ायदा कृष्णपाल गुर्जर को मिलता। अब गुर्जर समाज का अच्छा खासा वोट बैंक महेंद्र प्रताप जी लेने में कामयाब होंगे। वहाँ जो जाट कम्युनिटी, नेव कम्युनिटी, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा और रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पर, क्या कांग्रेस एज पे रहेगी? एज पर तो आज भाजपा है, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जी 2 बार पहले भी सांसद रहे हैं, कैबिनेट में मिनिस्टर हैं रहे हैं 2 बार, और कृष्णपाल गुर्जर जी की पकड़ अच्छी मानी जाती है। परंतु जो पिछली बार वो 6.5 लाख वोटों से चुनाव जीत गए थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जीते भी तो बामुश्किल जीत पाएंगे। बहुत कड़ा मुकाबला देखने को जी। तो हम उसके बाद आते हैं सोनीपत। सोनीपत पर एक ऐसे चेहरे को कांग्रेस ने टिकट दी है जो पहले कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे और लोगों ने अभी उन्होंने चुनाव के दौरान उनका नाम सुना। ये कौन है, कहाँ से आते हैं, कांग्रेस ने इनके ऊपर बैट क्यों की है? सफीदो हलके में इनका गांव है।
और राजनीति में ये पहले भी रहे हैं। ये उत्तराखंड से जो सक्रिय राजनीति में रहे हैं। हरियाणा में सोनीपत जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत इनका गांव आता है, इनका विधानसभा क्षेत्र आता है। केंद्र में गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं और जो ब्राह्मण वोट बैंक में अच्छा खासा होल्ड है। मुझे किसी ने बताया, कोई भाजपा का ही था, कि बनिए भी बहुत आस्था है इनके अंदर, बनिए समाज के भी। देखो, बनिया ब्राह्मण बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। मैं हमेशा ही सोनीपत सीट पर पहले भाजपा को एज देता था। जैसे ही सतपाल ब्रह्मचारी का नाम आया है, आज कांग्रेस एज पर है, सतपाल ब्रह्मचारी एज पर है। सतपाल ब्रह्मचारी 21 प्रतीत हो रहे हैं मोहनलाल बडोली के कंपैरिजन में। मोहनलाल बडोली को जो रमेश कौशिक, योगेश्वर दत्त और जो वहाँ के स्थानीय लीडर्स हैं, उनका उस तरह से सहयोग नहीं मिल रहा है जिस तरीके से मिलना चाहिए। इसलिए मोहनलाल बडोली अपने चुनाव को, तो क्या ये भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा कि जो तीन सेगमेंट्स हैं जींद एरिया की, उसका तो सतपाल ब्रह्मचारी के आने से फ़ायदा होगा, और ऊपर से जो जाट वोट बैंक है सोनीपत लोकसभा में एक बहुत बड़ा नंबर है, तो वो कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर कांग्रेस के अंदर पड़ेगा। देखो, मैं आपको विधानसभा वाइज अगर सोनीपत के जिक्र करूं तो सफ़ीदों में लगभग पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा 40,000 से भी अधिक मतों से चुनाव हार गए थे रमेश कौशिक के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत बड़ा नॉन जाट हल्का है। वहाँ जाट कम्युनिटी के केवल 44-45 हज़ार ही वोट हैं। जाट कम्युनिटी तो उन्हें कांग्रेस के नाम पर, एंटी बीजेपी के नाम पर वोट दे रही है, और नॉन जाट कम्युनिटी और अपना विधानसभा क्षेत्र सफ़ीदो हो गया, तो सफ़ीदो से बहुत अच्छी खासी लीड, जो 45,000 की लीड को ख़त्म करते हुए यहाँ सतपाल ब्रह्मचारी अच्छी खासी लीड के साथ सफ़ीदो हल्के से जीत करने के लिए। तो क्या जाट नाराज़ नहीं होंगे सोनीपत के कि उन्होंने जाट को वोट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी के? देखो, इस तरह की तो चलती। अब अगर सभी सीटों पर जाट ही प्रत्याशी उतार दिए जाएं तो बाकी कम्युनिटीज़ कहाँ जाएंगी। बहुत अच्छी सोशल इंजीनियरिंग के तहत कांग्रेस ने यहाँ टिकटें बांटी हैं। ब्राह्मण को भी तो प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। बीजेपी ने 2 ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं, कांग्रेस को कम से कम 1 प्रत्याशी तो उतारना ही था, तो वो सतपाल ब्रह्मचारी के नाम पर। जी, हम तो रोहतक लोकसभा पे आते हैं। रोहतक लोकसभा में अभी जहाँ अरविंद कुमार शर्मा जा रहे हैं, जैसे 7 अप्रैल को महम के अंदर उनका विरोध हुआ, उसके बाद कल गढ़ी सांपला किलोई में उनका विरोध हुआ, टिटोली और सिसरौली दोनों गांवों में विरोध हुआ, और दूसरी तरफ रात को ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा का फाइनली नाम टिकट के अंदर आ गया। तो आप क्या देखते हैं रोहतक में चुनाव कैसा बनेगा? देखो, रोहतक में यदि कांग्रेस कोई बड़ी गलती ना करे तो कांग्रेस अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीत रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा एज पर हैं, और जो पिछली बार कांग्रेस ने गलती की थी उन गलतियों में सुधार किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सोनीपत में चुनाव लड़ने से ताकत बट गई थी, वो एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ इस बार रोहतक में चुनाव लड़ रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछली बार लाइट में लिया था कैंडिडेट अरविंद कुमार शर्मा को, उन्हें इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोसली में इतनी भारी हार। इस बार कोसली में और रोहतक विधानसभा में जहां अच्छी खासी बढ़त मिली थी भाजपा को, दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना अच्छे से काम किया है। आज किलोई विधानसभा के गांवों के दौरे आरंभ हो रहे हैं, और मुझे जहां तक सूचनाएं मिल रही हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जल्दी पूरे रोहतक लोकसभा का शेड्यूल जारी कर देंगे। महम से भी मुझे सूचना आ रही है कि 29 तारीख से उनके महम विधानसभा, आज तो उनका ब्राह्मणवास और इस तरफ का मतलब किलोई विधानसभा के गांवों से शुरुआत और ब्राह्मणवास गांव से शुरुआत कर रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अगर बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की, तो राव दान सिंह आए, श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया गया, तो इसमें आप क्या देखते हैं? देखो, सीधी सी बात है, यादव अहीर वोट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर अहीर वोट्स का अच्छा खासा हिस्सा यदि राव दान सिंह लेने में कामयाब हो गए तो यहाँ पर धर्मवीर सिंह इस बार चुनाव हार जाएंगे, वो हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे।
क्योंकि मुझे लगता है कि जो जाट कम्युनिटी का वोट वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर रावदान सिंह को मिल सकता है। वो एंटी बीजेपी भी आजकल जो जाट कम्युनिटी का ज़्यादा रुझान है, और किसान आंदोलन के बाद महिला पहलवानों के इशू के बाद जो जाट कम्युनिटी का जो रुझान है वो बीजेपी के अगेंस्ट प्रतीत होता है। और भिवानी महेंद्रगढ़ ही वो लोकसभा है जहाँ से फोगाट सिस्टर्स जो है विनेश फोगाट वहीं से संबंध 25% के करीब यहाँ जाट कम्युनिटी का वोट है, और 18% के करीब यहाँ अहीर कम्युनिटी का वोट है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ लगभग 10% के करीब यहाँ पर रविदासिया समाज का वोट है, जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता है। तो इसलिए बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। जहाँ पहले बिल्कुल आसानी से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे थे धर्मवीर, अब उन्हें अंतिम पल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि तो जो बंसीलाल के सपोर्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे? देखो, मुझे लगता है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी तो उस मन से रावदान सिंह की सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पुरजोर ताकत लगाई थी भिवानी लोकसभा से टिकट लेने के लिए। परंतु सोनिया गांधी की ओर से जो मुझे गुप्त सूत्रों से खबर मिली थी, कहा गया था किरण चौधरी जी को यदि आप चुनाव मैदान में आना चाहते हैं तो आपको चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। परंतु किरण चौधरी अपने लिए नहीं, अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए, तो इसलिए श्रुति चौधरी 2 बार उसी प्रत्याशी से चुनाव मैदान में मात खा चुकी थी। इसलिए तो सर्वे में रावदान सिंह का नाम सबसे ऊपर था और इसीलिए उनको टिकट मिली और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास हैं। तो जो विश्वास किया जा रहा है वो इस बात पे किया जा रहा है कि अहीर के जो वोट हैं वो रावदान सिंह के नाम पे मिल जाएंगे, और जाट एंटी बीजेपी वाले और कुछ हुड्डा सपोर्टर्स, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन करके धर्मवीर सिंह को हराया जा सकता है। जी, हम आते हैं अब हिसार लोकसभा पे। ब्रजेंद्र सिंह जो अभी सिटिंग एमपी थे हिसार लोकसभा से, उन्होंने स्विच भी किया कांग्रेस की तरफ, और बीरेंद्र सिंह भी काफ़ी एक्टिव हो गए थे, तो उनकी टिकट काट करके जेपी को दिया है, जबकि लास्ट तक यही माना जा रहा था कि ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलेगी। देखो, मेरा भी यही मानना था यदि उन्हें कांग्रेस में शामिल किया गया है। जो सीजी की बैठक हुई थी उसकी भी जो खबरें बाहर निकल कर आई थी उसमें भी यही कि इन्हें पार्टी में विश्वास के साथ अभी भी फेथ में लेकर ही ये डिसीज़न लिया गया है। ब्रजेंद्र सिंह जी को और वीरेंद्र सिंह जी को शायद समझाया गया है कि आपकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, और जो सर्वे करवाए गए बीजेपी के द्वारा, इंटरनल सर्वे, कांग्रेस के द्वारा, किसी भी सर्वे में ब्रजेंद्र सिंह ठहर नहीं रहे थे। इसलिए और कुछ किसान तो बल्कि दिल्ली हेडक्वार्टर भी पहुंच गए थे, कांग्रेस हेडक्वार्टर भी, और उन्होंने विरोध भी किया था। अगर ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिलती है तो वो जैसे बीजेपी कैंडिडेट्स का विरोध कर रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह का भी विरोध होगा, क्योंकि जब 3 कृषि कानून बने थे उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर मार्च यात्रा भी की थी किसानों के खिलाफ, और उस कानून को बनाने में उन्होंने हस्ताक्षर भी किए थे। तो बिल्कुल ये बात देखते हुए और उसके बावजूद जो जयप्रकाश जेपी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता है, 3 बार के सांसद हैं वो, 1989 में भी और 1996 और 2004 3 बार सांसद रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं। बहुत ही मजबूत चेहरा सोच समझ कर उतारा गया है। आदमपुर से वो 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, भले ही हारे हों, पर आदमपुर जो बीजेपी का एक अच्छा खासा गढ़ माना जाता है, उस क्षेत्र में भी जयप्रकाश जेपी अच्छे खासे मत प्राप्त करके भाजपा को बराबर की टक्कर देंगे। और जो यदि ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह परिवार का जो लॉयल्टी विश्वास के साथ वो जयप्रकाश जेपी की मदद करेंगे, उचाना हल्के से यदि जयप्रकाश जेपी को अच्छी बढ़त मिल जाती है तो यहाँ पर उलटफेर भी हो सकता है। रणजीत चौटाला के प्रति लोगों में वैसे ही नाराज़गी है। जयप्रकाश जेपी ब्राह्मण कम्युनिटी का अच्छा खासा वोट बैंक है, ब्राह्मण रणजीत चौटाला से नाराज़ हैं। उसके बाद जाट कम्युनिटी, एक दिक्कत और भी है हिसार के अंदर, आप ये देखिए कि जो कुलदीप बिश्नोई है वो बीजेपी से नाराज़ है, कैप्टन अभिमन्यु है जो टिकट की दौड़ में थे वो भी नाराज़ है, और जो मतलब कई ऐसे फैक्टर हैं छोटे छोटे जो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। 2014 में जब कुलदीप बिश्नोई जी चुनाव लड़ रहे थे
गठबंधन से, तो कैप्टन अभिमन्यु तभी भी साइलेंट मोड में रहे थे और अंदर खाते जो कि चुनाव परिणाम भी बताते हैं कि नारनौंद में दुष्यंत चौटाला को अच्छी खासी बढ़त मिली थी कुलदीप बिश्नोई पर, और यही कारण रहा था कि दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के लिए जाट वोट लेना बड़ा दिक्कत है, खास करके हरियाणा में, जब किसी भी आप लोकसभा तो में। मुझे लग रहा है आज जो मैंने हिसार का सर्वे किया है, जो प्रत्याशी आने के बाद उकलाना, नारनौंद और उचाना 3 हलकों में भारी बढ़त यहाँ पर प्रत्याशी कांग्रेस का बनाएगा। उसके बाद आदमपुर बरवाला में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। नलवा और हांसी भवानीखेड़ा, इनमें भाजपा का प्रत्याशी बढ़त बना सकता है। जी, अगर अम्बाड़ा की बात करें तो वरुण चौधरी को टिकट दिया गया है। मुझे जहाँ तक याद है 1999 में फूलचंद मुलाना जी और रतनलाल कटारिया जी का मुकाबला हुआ था, जिसमें फूलचंद मुलाना जी हार गए थे चुनाव, और 25 साल बाद रतनलाल कटारिया जी के स्वर्गवास के बाद उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा है, और उधर से फूलचंद मुलाना के सुपुत्र वरुण मुलाना को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। रोचक मुकाबला होगा, परंतु एज पर यहाँ भाजपा प्रति। इसमें एक दिक्कत बीजेपी के साथ ये है कि वहाँ के बहुत बड़े नेता जो पिछली सरकार में गृह मंत्री रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, अनिल विज, वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि मुझे बीजेपी ने मेरी औकात बता दी, मैं तो एक छोटा मोटा वर्कर। देखो, वो लगातार चर्चाओं में रहते हैं अपने स्टेटमेंट से। अनिल विज जी जितनी भी डेली की स्टेटमेंट आती हैं 80% तो वो कहते हैं कि मैं भाजपा का सिपाही हूँ, परंतु जो वो स्टेटमेंट्स देते हैं उससे नुकसान भाजपा का हो रहा है। जी, तो अभी ये तो चुनाव में क्या असर रहेगा उसके बाद ही जी। अब करनाल पे आते, करनाल के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा नया लड़का है कांग्रेस, 31 साल शायद उम्र जो मुझे नॉलेज है, और यूथ कांग्रेस के ऑल हरियाणा के प्रेसिडेंट भी हैं, और वो चुनाव लड़कर जीते हैं। यदि करनाल में वो भले ही ना जीत पाएँ, पर उनके आने से कांग्रेस को पूरे हरियाणा में फ़ायदा हो रहा है। एक तो पंजाबी समाज को प्रतिनिधित्व मिला, एक यूथ को प्रतिनिधित्व मिला, और युवा चेहरे को मनोहर लाल खट्टर के सामने उतारकर मनोहर लाल खट्टर की मुश्किलें बढ़ाने का काम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। जी, और जहाँ तक मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो उनको अभी कुछ दिन पहले हटाया इसलिए गया था कि उनके चेहरे पे बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव में जाएगी, फिर विधानसभा में चुनाव जाएगी, तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है पार्टी को। देखो, मैं दिव्यांशु बुद्धिराजा का जहाँ तक बैकग्राउंड जानता हूँ, उनका बेसिकली जो जन्मस्थली है वो गोहाना शहर है। आजकल वो पंचकुला में रह रहे हैं, और पंजाबियों में बहुत अच्छी पकड़ है पंजाबी, और नया लड़का है, फ्रेशर है, अनटेस्टेड है, तो उसका फायदा मिलता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लॉयल हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम में जमकर काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से, तो इसलिए। और सिरसा लोकसभा कुमारी शैलजा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुमारी शैलजा की टिकट अनाउंस होने से पहले और तंवर का इतना विरोध होने के बावजूद बहुत आसान रहेगा कुमारी शैलजा के लिए। जो वहाँ पर समीकरण बन रहे हैं, कुमारी शैलजा, जो मेरा दावा है, बहुत आसानी से चुनाव जीत रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस का यदि कोई प्रत्याशी सबसे बड़े मार्जिन से जीत रहा है तो उसमें कुमारी शैलजा जो 100% कन्फर्म मुझे लगता है। पहला कारण अशोक तंवर जी का विरोध है। दूसरा कारण जो प्रत्याशी आए हैं, संदीप लोट जी को वहाँ पर INLD ने प्रत्याशी बनाया है, और रमेश धानक जी को JJP ने प्रत्याशी बनाया है। जाट, जट सिख और रविदासिया समाज, ये कोर वोट बैंक, और पहले भी 3 बार कुमारी शैलजा जी के पिताजी सिरसा से सांसद रहे हैं, 2 बार कुमारी शैलजा जी खुद भी सिरसा से सांसद रही हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि
बहुत अच्छा आसानी से वो चुनाव। तो कथूरिया साहब, अगर बात करें सिर्फ एक सीट को कांग्रेस ने अभी तक अनाउंस नहीं किया, गुड़गांव लोकसभा, वहाँ से आपको क्या लगता है कि किन को टिकट मिल सकती है? गुरुग्राम से कैप्टन अजय सिंह यादव समधी हैं लालू प्रसाद यादव जी के। लालू प्रसाद यादव जी उनकी पैरवी कर रहे हैं। वो उनके स्टेटमेंट से भी उनका जो गुस्सा और झलाट नज़र आती है। वो कभी तो कहते हैं किसी अगर सेलिब्रिटी को ही उतारना है तो ऋतिक सलमान जैसी सेलिब्रिटी को क्यों नहीं मैदान में ला रहे। यदि 5 साल मैंने यहाँ मेहनत की है, मैंने पसीना बहाया है, और आप राज बब्बर जी को क्यों, ये अभी फैसला नहीं हो। वैसे कद्दावर चेहरे हैं, हाँ, रेवाड़ी से लगातार एमएलए बनते आए, 6 बार वो एमएलए रहे। उनके सुपुत्र चिरंजीव जी आज भी रेवाड़ी से एमएलए हैं, विधायक हैं, और ओबीसी सेल के ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ पर कैप्टन अजय यादव। तो देखो अभी कांग्रेस क्या फैसला लेती है, बस इन्हीं 2 प्रत्याशियों में से। तो अगर हम एक लिस्ट देखें 8 सीटों पर जो अनाउंस हुई हैं, हालांकि जो आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को उतारा वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाँ के बाद ही कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी को गठबंधन के उसकी हिस्सेदारी दी है। तो जो 8 टिकटें हैं कह रहे, उसमें तो सारे के सारे ही आप ये माने कुमारी शैलजा को छोड़ करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जैसे खुद बांटी हो। बिल्कुल, ये तो दिख ही रहा है। ये तो मैंने पहली वर्ड ही यही कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फुल फ्लैग और फ्री हैंड दिया गया हरियाणा में। आप अपने अनुसार हरियाणा। तो आप ये बताइए कि 10 में से अब कितनी सीटें आ सकती हैं? क्या आपका सर्वे कहता है 10 में से कितनी सीटें बीजेपी और कांग्रेस की आ सकती हैं? देखो, जहाँ पर भाजपा ग्रीन जोन में है, सबसे पहली सीट फरीदाबाद आज एज पर प्रतीत हो रही है। उसके बाद करनाल में भी भाजपा ग्रीन जोन में एज पर प्रतीत हो रही है, आज की परिस्थिति में बता रहा हूँ। अंबाला में भी भाजपा एज पर ग्रीन जोन में प्रतीत हो रही है। जहाँ पर भाजपा रेड जोन में है और कांग्रेस ग्रीन जोन में है, रोहतक एज पर है, ग्रीन जोन में है कांग्रेस। सिरसा में भी कांग्रेस एज पर है, ग्रीन जोन में। आज सोनीपत सीट में भी कांग्रेस ग्रीन जोन में और भाजपा रेड जोन में प्रतीत हो रही है। भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार की 2 सीटें ऑरेंज जोन में है, दोनों ही पार्टीज़ के लिए। वहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बाद में परिस्थितियाँ बदल भी सकती हैं। आज नेक टू नेक फाइट बोल सकते हैं, मुकाबला देखने को मिलेगा। और इंडिया अलायंस से सुशील गुप्ता जी टक्कर तो दे रहे हैं, परंतु एज पर मुझे आज भी नवीन जिंदल प्रतीत हो रहे हैं। वहाँ भी ग्रीन जोन में मैं भाजपा को ही रखूँगा। यदि वहाँ से अभय सिंह चौटाला INRD के प्रत्याशी ना होते तो वहाँ भी दोनों ही पार्टीज ऑरेंज जोन में होती और कड़ी टक्कर देखने को। जी, तो ये था हमारी आज की चर्चा कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट के बाद कि कौन किस कैंडिडेट का क्या बैकग्राउंड है और कितनी सीटें पे जीत हार होगी। ये हमारा जो है अभी आपके साथ जो शेयर किया, ये हमारा अनुभव है। आप भी अपनी बात कमेंट करके बता सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कथूरिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।